लिपिड कैटाबॉलिज्म मतलब लिपिड की तोड़फोड़। कैटाबॉलिज्म हमारे पास क्या होता है कि मैक्रो जो हमारे पास होते हैं उनका माइक्रो में टूटना। कैटाबॉलिज्म रेफर्स टू सेवरल रिएक्शन दैट प्रोड्यूस एनर्जी, यानी कि बहुत सारे रिएक्शंस होती हैं जो कि प्रोड्यूस एनर्जी कार्य होते हैं। यानी कि जैसे हमने बोला यहाँ पे हमारे पास कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो किस में टूटते हैं, सिंपलर कंपाउंड्स में टूटते हैं। देन इट इज़ रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बिकॉज द कार्बोहाइड्रेट्स रिटर्न इनटू फैट्स। द ग्लिसरॉल विद पार्टिसिपेट इज ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, यानी कि ये हमारे हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये किस पे रिलेट कर रहा है, फैट्स के साथ रिलेट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है फैटी एसिड का, वो हमारे पास कहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा होता है, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में पार्टिसिपेट वहाँ पे कर रहा होता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट प्रोसेस बिकॉज द प्रोड्यूस फैटी एसिड विल पार्टिसिपेट इन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हमारे पास जो फैटी एसिड होती हैं उनकी वो क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है। देन एनर्जी इज प्रोड्यूस थ्रू प्रोसेस कॉल्ड लिपोजेनेसिस। लिपोलाइसिस लिपोलाइसिस जो होता है इसमें लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, जेनेसिस मीन्स मीनिंग्स, लाइपोलाइसिस मीन्स जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ के तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। लिपोजेनेसिस में क्या होता है, लिपिड्स जो फैटी एसिड्स होते हैं और हम इनको जोड़ के मिला के तो मैक्रो बना देते हैं। जी बिल्कुल, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो बन जाती है। लाइपोलाइसिस हमारे पास स्टार्ट होती कब है, जब ब्लड में जो हमारे पास इंसुलिन लेवल है वो लो हो जाए, यहाँ पे जो ग्लूकोज लेवल है वो लो हो जाए, तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो एमरजेंसी इंजाइम्स हमारे पास जो हार्मोन्स होते हैं जैसे नोरेपिनेफ्रिन, कोर्टिसोल्स और हम जो हमारे पास एपिनेफ्रिन वगैरह है, जब ये रिलीज़ होते हैं। लिपोलाइसिस की नीड क्यों पड़ती है? क्योंकि बॉडी को एनर्जी की नीड होती है, तो हमारे पास दूसरा सोर्स जो है वो क्या, फैट्स हैं, तो उसकी ब्रेकडाउन के लिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट जो है कौन है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। जी बिल्कुल, पहले कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, तो फिर हमारे पास सेकंड पार्ट में फैट्स आ जाते हैं सर, फैट मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाती है। देन उसके बाद अमीनो एसिड्स, जी कोर्टिसोल वगैरह। ओके सर। देन इसके बाद क्या होता है, जब हमारे पास नोरेपिनेफ्रिन जब ये रिलीज़ हो के तो हमारे पास जो एडिपोसाइट्स होते हैं वहाँ पे जो हमारे ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होके तो वहाँ पे सिग्नलिंग होती है। वहाँ से क्या होता है, जो हमारे पास स्टोर्ड जो हमारे पास टीजी होते हैं, हमारे ट्राइग्लिसराइड जो है खास एरियाज पे होते हैं। जी सर, एब्डोमिनल बिल्कुल, विद इन द फीमेल में ज़्यादातर बटक्स एरिया में होते हैं। जी जी रीज़न क्या है? सर हार्मोनल चेंजेस होती हैं। एंडो ये जो हमारे पास जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं वो जो होते हैं उनकी वजह से सर ये जो बटक्स पे जो है ना ज़्यादा और एरिया भी एक्स्ट्रा वो होता है फॉर द डिपोजिशन प्रोसेस के लिए। जी सर। लेकिन यहाँ पर पता है हमारे पास जैसे एज अ स्टोरेज फॉर्म ट्राइग्लिसराइड जब यहाँ पर होते हैं, लेकिन इसका जो क्या बोलते हैं लाइसिस जो है डिले होती है, पता है बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं होते यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे क्या होती है, कम होती है सर, डिक्रीज़ होती है। जी देन उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे पास मोस्ट अबंडेंटली प्रोड्यूस होते हैं डाइटरी लिपिड्स। जब ये टूटते हैं तो फिर क्या बनता है, 3 फैटी एसिड्स बनते हैं और ग्लिसरॉल बनता है जो कि बैकबोन है। तो ये कहाँ चले जाते हैं, जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं ये भी टूवर्ड्स लीवर चले जाते हैं और जो ग्लिसरॉल होता है वो भी टूवर्ड्स लीवर चले जाते हैं, लीवर की तरफ चले जाते हैं। नहीं, इसके बाद कहाँ चलते हैं, ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड, फिर मजीद लाइसिस होती है तो लीवर में जाके तो ग्लिसरॉल, जैसे सर वो बता रहे सर। नेक्स्ट ये जो हमारे पास ट्राइग्लिसरॉल था ये किस में चेंज हो गया, इससे जब वाटर ऐड किया और लाइपेज जब ऐड हुए तो क्या बन गया, डाइग्लिसराइड बन गया और मोनोग्लिसराइड, और जो फैटी एसिड था वो फ्री हो गया, फ्री फैटी एसिड बन गया, मोनो बन गया। तो डाई पहले ट्राई था, फिर डाई बन गया, फिर मोनो मोनो बन गया। ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल की बात करेंगे कि ये कहाँ पे जाता है। ग्लिसरॉल हाइड्रोलिसिस के लिए मतलब जब उसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो वो कहाँ पे चला जाता है, लीवर में चला जाता है। लीवर में वो कन्वर्ट होता है, ये देखें ग्लिसरॉल हमारे पास लीवर में जाता है, लीवर में हमारे पास
ATP जो हमारे पास ATP यूज़ करते हुए ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, यहाँ पे हमारे पास खास एंजाइम्स होते हैं जिनको ग्लिसरॉल काइनेज, जी सर, ये साइटोसोलिक पाथवे में है, जी सर, साइटोसोलिक पाथवे में है। ग्लिसरॉल की मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कौन सा प्रोसेस कहते हैं, कौन सा पाथवे कहते हैं इसको? ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में एंटर होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में फिर उसमें कौन सा एंजाइम इस पे ऐड करते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं? ग्लिसरॉल काइनेज होते हैं वहाँ पे, हेक्सोकाइनेज होते हैं, ग्लिसरॉल, जी यस सर, वो हेक्सोकाइनेज होते हैं, वो इसको चेंज करते हैं क्योंकि इसकी जो मेटाबॉलिज्म होती है वो एडिपोसाइट्स में क्यों नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे वो जो हमारे पास एंजाइम है वो एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, लीवर में होते हैं, तो इसलिए अनअवेलेबिलिटी ऑफ द हेक्सोकाइनेज एंजाइम, सो द ग्लिसरॉल हैव टू एंटर इनटू द हेपेटोसाइट्स। जी सर, जब हेपेटोसाइट सेल में एंटर होगा तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम इस पे एक्ट करके कन्वर्ट करेगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में। तो व्हाट्स डिफरेंस इज दिस? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, ये ग्लिसरॉल है, मीन एडिशन ऑफ इसके जो थर्ड कार्बन नंबर उस पे फॉस्फेट अटैच होगा, देन ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, यहाँ पे हमारे पास आइसोमराइजेशन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एंजाइम तो अब सर इसका आइसोमरेज एंजाइम होता है सर। जी सर, जैसे ये फॉस्फोट्राइओस आइसोमरेज। दोनों में क्या फर्क है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। दोनों में क्या फर्क है? बोथ आर ट्राइग्लिसराइड, बट सर इसका ये जो फॉस्फेट है वो 3 के साथ अटैच है, और सर ये जो मेन डिफरेंस ये हमारे पास एल्डिहाइड है और ये हमारे पास कीटोन है। ओके गुड, ये मेन डिफरेंस है सर। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज आइसोमराइज्ड टू ग्लिसराइड एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बाय द एंजाइम फॉस्फेट आइसोमरेज, जैसे कि बात कर ली। इन दिस रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ glyceraldehyde 3 phosphate are formed. Glyceraldehyde 3 phosphate can also be synthesized from glycerol by phosphorylation. This is reversible reaction, यानी कि ये रिवर्स हो सकता है। ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास कितने रिवर्सिबल रिएक्शन है सर? ये होते हैं, कितने होते हैं? यस सर, जो कि रिवर्स नहीं हो सकते, वो रिवर्सिबल होते हैं। दो चीज़ें होते हैं हमारे पास, एक साइटोसोलिक पाथवे है, एक होता है माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। जी सर। तो जो हमारे पास जब एक फैट मॉलिक्यूल जब दो चीज़ों में कन्वर्ट होता है तो एक साइटोसोलिक में इसके मेटाबॉलिज्म होती है, मजीद डिग्रेडेशन होती है। जी सर। लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे में हमारे पास डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड की कहाँ होती है? यहाँ पर कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो ये बताओ, एक्चुअली जो ग्लिसरॉल होता है ये किस में चेंज जब होता है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में चेंज होके, तो इसके पास फिर दो ऑप्शंस होते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी स्टेट। या तो ये एनर्जी के लिए पायरुविक एसिड में चेंज होकर तो क्रेब्स साइकिल के थ्रू एटीपी की सिंथेसिस हो जाएगी, या फिर अगर हमारे पास यानी कि अगर स्टोर होना है तो वो क्या होगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस की तरफ चला जाएगा, यानी कि अगर बॉडी को ग्लूकोज की नीड है, जैसे ब्रेन हो गया ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे, यहाँ फिर वो उसकी तरफ चला जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड, क्योंकि अगर बॉडी को ग्लूकोज की नीड है तो अगर बॉडी को एनर्जी की नीड होगी तो कौन सा पाथवे यूज होगा? ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होगा। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे यानी क्रेब्स साइकिल के थ्रू फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से फिर एटीपी की प्रोडक्शन, देन ग्लूकोनियोजेनेसिस, एक्स्ट्रा ग्लिसरॉल होगा तो फिर कौन से पाथवे में जाएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस की तरफ भी जाएगा। इट इज़ अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड। और जो हमारे पास, लेकिन ये हो सकता है कि अगर आपकी बॉडी को नीड ग्लूकोज की नीड है, व्हेन यू आर हाइपोग्लाइसेमिक, जी बिल्कुल, आपको एनर्जी की नीड है, यहाँ पर वन दूसरा पाथवे भी है हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे भी, बस अगर आपको ग्लूकोज की नीड है तो फिर क्या? ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, क्योंकि हमारे पास जो दूसरे पार्ट्स होते हैं जैसे ब्रेन हो गया, उसको कंटिन्यूसली ग्लूकोज की नीड होती है। हमारे पास आई जो है उसको भी कंटिन्यूसली ग्लूकोज की नीड वो बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो ये हमारे पास जो सेल्स होते हैं ये ग्लूकोज बना के तो सेंड कर रहे होते हैं। जब हम हाइपोग्लाइसेमिक हों और हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है जी वो ख़त्म हो जाए ना, तो हमारे पास लिपिड मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाए तो ग्लिसरॉल, तो हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे स्टार्ट हो जाती है। सही है जी, यहाँ पर हो गया। देन फैटी एसिड जो है बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू हमारे पास एसिटाइल कोएच ए में चेंज हो गया, तो बीटा ऑक्सीडेशन, देन क्रेब्स साइकिल में फैटी एसिड जो है क्या ये ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे में एंटर हो सकते हैं? फैटी एसिड फैट ग्लूकोनियोजेनेसिस में फैटी एसिड, सर फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, देन माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू वो होगा, नहीं होगा, कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में बीटा ऑक्सीडेशन होगी सर, बीटा ऑक्सीडेशन होगी, लेकिन इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस सर यहाँ पे हमारे पास जो एसिटाइल को ए है, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ये कीटोन्स बॉडी की तरफ भी जा सकता है। जब कीटोन बॉडीज़ की तरफ जाएगा वो फिर सेल्स जो होंगे फिर उन कीटोन्स को यूज़ करके तो बॉडी की एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन पता है कीटोएसिडोसिस, व्हेन देयर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज इन योर बॉडी व्हिच इज टॉक्सिक मटेरियल। जी सर, क्योंकि जब इंसुलिन लेवल डिक्रीज हो जाता है, लिमिटेड
लिमिटेड वे में आपका किडनी जो है उसको एक्सट्रीट आउट कर सकते हैं, लेकिन जब आपका एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ कीटोन्स होंगे, योर किडनी जब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ क्या लिपिड मेटाबॉलिज्म या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज होगी विद इन योर बॉडी, तो आपका किडनी जो है विल नॉट बी एबल टू एक्सट्रीट आउट द ऑल द कीटोन बॉडी एंड इट विल be accumulated to your body. This will create the toxic situation in your body. क्या है dangerous condition है। कीटोएसिडोसिस हम क्या करते हैं as soon as possible हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं क्या जिसकी कमी हो उसको मोस्टली इंसुलिन जब जो सीवियरली जब डेफिशिएंसी हो जाती है तब कीटोएसिडोसिस की तरफ ज्यादा। पेशेंट अगर हाइपरग्लाइसेमिक हो, लेकिन पेशेंट हाइपरग्लाइसेमिक है, पेशेंट का शुगर लेवल ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो कीटोएसिडोसिस की तरफ जा रहे हैं, क्यों? एक्चुअली लीवर जो हमारे पास होता है ना वो हमारे पास बहुत क्योंकि हमारे सेल क्या करते हैं, हमारा सेल क्या करता है जब हमारा हाइपरग्लाइसेमिक का मतलब क्या है, वी आर चेकिंग द रेफ्लो और शुगर वैल्यू एक्स्ट्रा सेलुलरली। इसका मतलब सेल को शुगर नहीं मिल रहा है, जब सेल को शुगर नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, कंपनसेशन मैकेनिज्म वो। जी सर, एक्चुअली मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाह रहा था कि जब सेल को नीड होती है जब ग्लूकोज की, तो वो उसमें एंटर नहीं हो रही होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पे इंसुलिन वहाँ पे होती नहीं है इंसुलिन। तो बॉडी को जो सिग्नल मिलता है वो ये मिलता है कि बॉडी में हमारे पास एनर्जी है ही नहीं है, ग्लूकोज है ही नहीं है। लीवर हमारा क्या कर रहा होता है, फिर न्यू हमारे पास ग्लूकोज बना के तो ब्लड में एंटर कर रहा होता है। उसकी वजह से हमारे पास और ज़्यादा जो है वो जो ग्लूकोज लेवल होता है वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से और ज़्यादा हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। ओके, इंसुलिन का काम क्या होता है, टू फैसिलिटेट द इंसुलिन एंटर इनटू द ग्लूकोज एंटर इनटू द सेल्स। ओके, इट वर्क्स लाइक अ रिसेप्टर। सही, ये बताओ बीटा ऑक्सीडेशन में आगे जाओ। आगे सर, यस, बीटा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन दी एंड प्रोडक्ट। ये जो हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन होती है, इसका जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, हमारे पास जो हमारे पास एक साइकिल में जो जब हमारे पास फैटी एसिड टूटता है तो वो दो कार्बन एसिटाइल को ए में चेंज होता है। जब भी साइकिल प्रोड्यूस होगा तो वो किस में चेंज होगा, एसिटाइल को ए में चेंज होगा। हाँ, बस आपसे एक क्वेश्चन है इसी में, आपका जो बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको कहाँ जाना होगा, साइटोसोल में सर, मैट्रिक्स में। ओके सर, मैट्रिक्स साइटोसोलिक पाथवे के थ्रू, साइटोसोलिक पाथवे के थ्रू हम फैटी एसिड कहाँ जाएंगे, बीटा ऑक्सीडेशन। सबसे पहले आपके फैटी एसिड को एक्टिवेट कर रहा है। यस सर, एट नॉर्मल लेवल जो है फैटी एसिड आपका क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। बिल्कुल सर, इसको एक्टिव फॉर्म में कब लाएंगे, जब आपको नीड होगी। बिल्कुल, एक्टिव फॉर्म में कौन लेके आता है, ये जब हमारे पास साइटोसोल में फैटी एसिड आ जाता है तो ये हमारे पास इनएक्टिव होता है। इसको एक्टिव करने के लिए हमारे पास जो है वहाँ पे एक एंजाइम होता है। इस एंजाइम का नाम क्या होता है, इस एंजाइम का नाम होता है एसाइल को ए सिंथेटेज। यानी कि ये क्या कर रहा होता है, हमारे पास जो फैटी एसिड होता है उसके साथ को ए जो हमारे पास एंजाइम होता है उसको अटैच करके तो फैटी एसाइल को ए में चेंज कर देता है और यहाँ पे 2 ATPs यूज़ करता है। देन जो हमारे पास फैटी एसाइल को ए है ये कहाँ पे आ जाता है, सेल के अंदर आ जाता है। जो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे अंदर आ जाता है। जहाँ पे हमारे पास कार्निटिन ट्रांसपोर्ट होती है, कार्निटिन शटल। जी सर, we have divided, this is the cytosolic pathway, this is the outer membrane, this is the inner membrane of the mitochondria, this is mitochondrial matrix, this is the mitochondrial matrix and it is intermembrane space। okay, दो मेम्ब्रेन के स्पेस में मैट्रिक्स में यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ होती है, यहाँ हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं कार्निटिन असाइल ट्रांसफरेज 1। it works like a गेट। यस सर, ये क्या कर रहा होता है, ये हमारे पास जो फैटी एसाइल को ए था ना, ये हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल था, ये यहाँ पे अंदर एंटर नहीं हो सकता। क्यों, हमारे पास को ए इसके साथ अटैच है। तो ये एंजाइम क्या कर रहा होता है, ये एंजाइम इस को ए को ये देखें, ये जो हमारे पास फैटी एसाइल को ए है, इस फैटी एसाइल को और इस को ए को चेंज कर, इनको तोड़ा होता है। को ए सेपरेट हो जाता है और ये जो फैटी एसाइल है ये सेपरेट हो जाता है। ये कार्निटिन के साथ अटैच हो गया तो ये इसके साथ सेपरेट होकर कार्निटिन के साथ मिक्स होता है, यानी ये और ये मिक्स हो गए, को ए सेपरेट हो गया। ये दोनों मिलके क्या बन गया, फैटी एसाइल कार्निटिन मॉलिक्यूल बन गया। यानी कि हमारे पास जो एक हमारे पास फैटी एसिड है और एक हमारे पास कार्निटिन मॉलिक्यूल है। ये क्या हो गया, कैट 1 जो है इसने इस मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर दिया इनवर्ट इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। देन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक ट्रांसपोर्टर होता है, ट्रांसपोर्टर कैरियर होता है। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि हमारे पास जो फैटी एसाइल कार्निटिन था
जी यस यस। जो हमारे पास फैटी सेल कार्निटिन था उसको ये टूवर्ड्स द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लेके आता है, एंड देन जो खाली कार्निटिन था विदाउट फैटी एसिड। शटल जो है वापस चला जाता है। जी बिल्कुल, शटल का मतलब जैसे हॉस्पिटल साइड में हमारे पास शटल होता है, तो शटल की तरह ये काम करता है। बिल्कुल। ये जो हमारे पास कार्निटिन होता है फैटी एसिड को लेके यहाँ पे छोड़ता है और खुद खाली होके तो वापस बाहर को चल जाता है। रिक्शा जैसा रिक्शा जो है सवारी लेके आता है और उसको छोड़ के तो वापस चला जाता है। लेके आते हैं हम रक्शे में फैटी एसाइल। तो इसके साथ फैटी एसाइल के साथ कौन है? रिक्शा। रिक्शे का नाम क्या है? कार्निटिन। हाँ, तो दूसरा रक्शे को दे दिया। ये होगा, ये वापस चला जाएगा। दूसरे रक्शे को यहाँ पर हायर किया है नहीं? नो सर, यहाँ पे उतार के सवारी उतार के जो खाली रक्शा था वो खाली रक्शा वापस चले जाएगा। जैसे ही वापस जाएगा वैसे ही एंटर हो जाएगा, एक जाएगा एक एंटर हो जाएगा। जब ये एंटर होगा, जब हमारे पास दूसरा एंजाइम है कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 2। इसका काम क्या है? रिवर्स काम इसका है, जो यहाँ पे था रिवर्स काम क्या है? किसने क्या किया? कार्निटिन से फैटी एसिड को उतारा और को एंजाइम के साथ अटैच कर दिया। कार्निटिन को सेपरेट किया, यहाँ से कार्निटिन को सेपरेट कर दिया, को एंजाइम के साथ ऐड करके क्या बना दिया? फैटी एसाइल को ए। फैटी एसाइल को ए फिर आगे कहाँ चला जाएगा? बीटा ऑक्सीडेशन। जी सर, एंटर हो गया बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन के लिए देन बीटा ऑक्सीडेशन में बीटा ऑक्सीडेशन जो है प्रोसेस जब हो जाता है क्या बनाते हैं? ऐसा हमारे पास एसिटाइल को ए बनता है। और एसिटाइल को ए जब तक बन जाएगा तो इसमें ऑटोमेटिकली इट्स रेडीमेड फॉर द अदर अल्टरनेटिव पाथवे, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल्स। और इस क्रेब्स साइकिल का बुनियादी मकसद क्या है? एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन होती है। यस सर। तो हम अभी आप पढ़ोगे क्या? अभी बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस के जो कितने स्टेप्स हैं आप वो पढ़ोगे। यस सर। डायरेक्ट स्टेप की तरफ जाओ। हाँ, यहाँ पर जाओ। यहाँ पे सर प्रीवियस जो स्लाइड है उसमें कुछ नहीं है। नो सर, उसको वैसे सही है, चलो बोले तो बोलो, नहीं है चलो सर ये ठीक। 4 स्टेप्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यहाँ पे हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन के 4 स्टेप्स होते हैं। मैं बताओ, डिहाइड्रोजनेशन सर, ऑक्सीडेशन। ओके सर, वही बहुत ज़्यादा। डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रेशन, डिहाइड्रोजनेशन एंड एसाइलेशन। एसाइलेशन अलग वो है। जी सर। ऑक्सीडेशन जैसे हमने बोला, हमारे पास क्या है? बीटा ऑक्सीडेशन है। सबसे पहले क्या होती है हमारे पास सबसे पहले ऑक्सीडेशन होती है, देन हमारे पास क्या होती है? हाइड्रेशन होती है, देन अगेन हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है, देन हमारे पास एक एंजाइम होता है ट्रांसलेज एंजाइम, वो क्या कर रहा होता है? उसको सेपरेट कर रहा होता है। डिहाइड्रोजनेशन ओ हॉट। जी सर, हाँ सर, हाँ हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, OHOT हॉट, यानी कि ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, ट्रांसलेज, ओ हॉट। फर्स्ट टाइम में हमारे पास जब ऑक्सीडेशन होती है, हम जो स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्ट्रक्चर में हमारे पास यहाँ पे एक फैटी एसिड है जिसका नाम क्या? पर्मिटाइल को ए। ये हमारे पास 16 कार्बन फैटी एसिड होता है। हमने क्या बोला? बीटा ऑक्सीडेशन, यानी कि इसके जो हमारे पास कार्बन की वो देख लेते हैं। अगर इस साइड से देखिए, हमारे पास कोल्ड एंजाइम हो गया, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 होते हैं। 1 के बाद जो सेकंड कार्बन होगा उसको क्या बोलते हैं? हम अल्फा बोलते हैं। जो थर्ड वाला होगा उसको, उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है? अगर हम इस साइड को काउंटिंग करें तो क्या हमारे पास होगा? कार्बन से यहाँ पे हमारे पास ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, यहाँ से हमारे पास ओमेगा चलेगा। यहाँ हमारे पास कार्बन 1, अल्फा एंड बीटा। ये हमारे पास क्या है? बीटा ऑक्सीडेशन। तो बीटा कार्बन पे कैसे ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो देखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या, सबसे पहले क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। जब ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास क्या होगा? 2 हाइड्रोजन्स वहाँ पे रिमूव हो जाएगी। जैसे हमने बात की डिहाइड्रोजनेशन, यानी जो हमारे पास हाइड्रोजन है दो हाइड्रोजन वो रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारे पास एंजाइम है, हमारे पास डिहाइड्रोजनेस एंजाइम होता है, जो क्या कर रहा होता है? एक ये और एक ये जो दोनों हाइड्रोजन्स होते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके, यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके हमारे पास जो FAD होता है उसके साथ अटैच करके FADH2 बन जाता है। CH2 था, अब ये क्या रह गया? CH1 रह गया। ये हमारे पास क्या आता है? CH2 था, ये भी हमारे पास CH1 रह गया। 1 हाइड्रोजन बीटा कार्बन से लिया, 1 हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से लिया। देन उसके बाद क्या हमने सेकंड बोला? सेकंड स्टेप बोला हाइड्रेशन, यानी कि वाटर का ऐड करना है। ये आप ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रेटेज एंजाइम होता है। वाटर जब
ये हम ऐसे कह सकते हैं जैसे हथौड़ा मारते हैं, वाटर ऐड करते हैं, फिर हथौड़ा मारते हैं, नरम हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे हमने समझे हथौड़ा मारा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में वाटर को ऐड कर रहे हैं। वाटर को ऐड किया, यहाँ पे हाइड्रोटेज एंजाइम है, जब ये ऐड हो गया तो यानी कि हमने दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं। ये जो हमारे पास बीटा कार्बन था, बीटा कार्बन में हमारे पास एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे हमारे पास वाटर का OH जो हमारे पास ग्रुप है वो बीटा कार्बन पे आ गया, और एक जो हमारे पास एक हाइड्रोजन है वो हमारे पास अल्फ़ा कार्बन पे आ गया। तो ये हमारे पास वापस से CH2 अल्फ़ा पे आ गया, बीटा पे OH और H आ गया। देन थर्ड स्टेप हमने क्या बोला है, डिहाइड्रोजनेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन, दोबारा से यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन हो रही है, यानी कि हाइड्रोजन दोबारा यहाँ से उतरेंगे। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास एंजाइम है, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है। ये क्या कर रहा होता है, यहाँ से OH को उतारता है, यहाँ पे हाइड्रोजन को उतारता है, और ये जो सेकंड हाइड्रोजन है इसे भी उतारता है। यानी जो बीटा कार्बन है उसके साथ जो दो हाइड्रोजन होते हैं, बीटा कार्बन के साथ जो दो हाइड्रोजन होते हैं, ये बीटा कार्बन है, एक ये हाइड्रोजन एक ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन उतार के NAD के ऊपर लोड कर देता है। तो ये हमारे पास NADH में चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, जस्ट O रह गया, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन इसके ऊपर लोड हो गए। तो ये हमारे पास अब क्या बन गया, ये हमारे पास CH2 एज इट इज़ रह गया। देन बीटा जो हमारे पास कार्बन था उसकी जब ऑक्सीडेशन हुई, आफ्टर बीटा ऑक्सीडेशन ये कीटोन ग्रुप में चेंज हो गया, इसके साथ जो दो हाइड्रोजन थे वो यहाँ पे चेंज हो गए। यानी कि हमारे पास किस चीज़ की ऑक्सीडेशन हुई है, बीटा कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई है। ये जो बीटा कार्बन है हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन हुई, जो दो हाइड्रोजन थे वो हमारे पास NAD के ऊपर कन्वर्ट पे लोड हो गए। देन हमारे पास C और O रह गया। बाकी ये जो हमारे पास दो कार्बन का मॉलिक्यूल बच गया, ये हमारे पास ये किस पर चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास एसिटाइल को A में, बट अभी तक इसमें बॉन्डिंग है, बट ये बहुत वीक हो गई है। इसको तोड़ने के लिए हमारे पास यहाँ पे एंजाइम होता है थायोलेज एंजाइम। थायोलेज क्या करता है, एज अ सीजर काम कर रहा होता है। एज अ सीजर काम क्या कर रहा होता है कि ये जो बॉन्डिंग वीक हो गई थी अल्फ़ा और बीटा के दरमियान, इसको दरमियान से काट देता है। जब वो काटेगा, जब ये काटेगा तो ये हमारे पास एसिटाइल को A ये कन्वर्ट हो, ये सेपरेट हो जाएगा, और इस एंजाइम का साथ में काम किया को A को ऐड करना, जो हमारे पास रिमेनिंग चेन बची थी उसके साथ ऐड कर दिया। तो ये जो हमारे पास पहले बीटा कार्बन था वो अब इस वक्त कौन सा कार्बन बन गया, ये हमारे पास कौन सा कार्बन बन गया, C1 बन गया। पहले ये हमारे पास था बीटा, बट अब ये C1 बन गया, जिसके साथ क्या अटैच है, कोएंजाइम अटैच है। अब जो इसका जो C1 के बाद वाला अल्फ़ा देन बीटा देन सेम ऐसे ही जो चेन चलती रहेगी। तो ये जो हमारे पास सेपरेट हुआ, ये हमारे पास क्या सेपरेट हो गया, एसिटाइल को A सेपरेट हो गया। एंड देन ये फिर कहाँ चला जाएगा, करब साइकिल में जाके एनर्जी के लिए चला जाएगा, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। थैंक यू सर।